नमस्कार। 2024 का महासमर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं 2024 का महासमर। 2024 के महासमर में आज बात होगी 2024 में किसका होगा पूर्वांचल। लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ सत्ताधारी दल को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी ने 2024 में सभी 80 सीटों पर विजय हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं चुनाव के लिए लिहाज से सबसे अहम पूर्वांचल की सीटों पर सभी दलों की नजरें टिकी हुई हैं। यूपी की राजनीति के लिहाज से 2019 का लोकसभा चुनाव बेहद अहम रहा था। इस चुनाव में पहले बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए प्रदेश की दो सबसे बड़ी सियासी अदावत वाली पार्टियों में सपा और बसपा ने हाथ मिला लिया था। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मायावती और अखिलेश कभी एक साथ एक मंच पर आएंगे, लेकिन 2019 में यूपी में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि गठबंधन हवा हो गया। वहीं कांग्रेस का तो बुरा हाल हो गया, लेकिन पूर्वांचल में बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा गया। 2014 में पूर्वांचल में एक तरफा जीत पाने वाली बीजेपी की आंधी सुस्त पड़ गई। ऐसे में 2024 में पूर्वांचल की 27 सीटों पर किसका सिक्का चलेगा, ये बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सियासी दलों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। हर सियासी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश पर नजर गड़ाए हुए है। 543 सीटों के लिए 7 चरण में मतदान पूरे देश में होना है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भी 7 चरण में वोटिंग होनी है। मतदान की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। यूपी के मतदान की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सबकी नजर यूपी के पूर्वांचल में 27 लोकसभा सीटों पर 2 चरण में होने वाले चुनाव पर रहेगी। कहते हैं जिसने पूर्वांचल फतेह कर लिया वो यूपी की सत्ता पर आ जाता है, और जो यूपी की सत्ता में बैठा वो दिल्ली की गद्दी तक पहुंच जाता है। ऐसे में पूर्वांचल फतेह के लिए हर सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बता दें कि पूर्वांचल में ही वाराणसी लोकसभा सीट आती है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि पूर्वांचल की 27 सीटों पर 2 चरणों, छठे और 7वें चरण में चुनाव होने वाला है। छठे चरण में 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में मतदान होगा। 7वें चरण में 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में वोटिंग होगी। यूपी में पूर्वांचल की 12 लोकसभा सीटों पर नजर डालें, 27 सीटों वाले पूर्वांचल की 12 लोकसभा सीटों पर नजर डालें तो 3 दशक तक या यूं कहें पिछले 7 लोकसभा चुनाव में भाजपा सपा बसपा के बीच कांटे की चक्कर रही है। कहीं पार्टी भारी पड़ती है तो कहीं कैंडिडेट अपने दम पर चुनावी बाजी मार ले जाते हैं। कुछ सीटों पर बसपा ने सबसे अधिक बार जीत दर्ज की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में सभी सीटें जीती थी। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन हुआ, लेकिन विपक्ष की सारी गणित भाजपा लहर में छिन्न भिन्न हो गई। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। 2019 में बीजेपी की सुनामी पूर्वांचल में धीमी पड़ गई। पूर्वांचल में बीजेपी महज 17 सीटें ही जीत सकी। 2 सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों ने जीती। गठबंधन फेल होने से 2022 में सभी दल अलग अलग हो गए। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश पे टिकी है। वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ सत्ताधारी दल को टक्कर देने की तैयारी में है। 2024 में बीजेपी ने सभी 80 सीटों पर विजय हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं तमाम विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए पूरा जोर लगा चुके हैं। ऐसे में इस बार पूर्वांचल में किसका डंका बजेगा ये तो मतदाता ही तय करेंगे, लेकिन क्या पूर्वांचल में इस बार कमल खिलेगा या विपक्ष के गठबंधन की आंधी में कमल उड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो पूर्वांचल फतेह करने के लिए सभी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद साजिद जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चारू मेहरोत्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनदीप सिंह, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कृष्णा पंडित, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं मनदीप सिंह जी। पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश इस बार बीजेपी कर रही है, और अगर हम बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार इसको लेकर तैयारियां, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा चुनावी रैलियां भी संभावित हो सकती है, क्या कहना है इस पर? डिबेट में बैठा हूँ, बैक कॉल करता हूँ।
अनम्यूट कीजिएगा बनदीप जी। जी धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा अगर कहीं पार्टी ध्यान केंद्रित कर रही है तो पूर्वांचल इसलिए क्योंकि पूर्वांचल अगर लोकसभा की भौगोलिक दृष्टि से देखें तो 27 सीटें आती हैं, और अगर पूर्वांचल विकास निधि की दृष्टि से देखें तो लगभग 30 लोकसभा सीटें इसमें आती हैं। और भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो केंद्र का नेतृत्व हो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और चाहे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व हो योगी जी के नेतृत्व में, दोनों ही लोग इसी पूर्वांचल से आते हैं। इसलिए पूरा का पूरा ध्यान, और सबसे ज्यादा अगर कहीं विकास का कार्य हुए हैं और कहीं सबसे ज्यादा विकास दिखाई देखने को मिल रहा है तो ये पूर्वांचल में ही देखने को मिल रहा है। चाहे वो काशी कॉरिडोर से हम शुरू करें और गोरखपुर के उर्वरक कारखाने तक को आके फिर से शुरुआत करने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है, जिससे चौगुना विकास लोगों को दिखाई दे रहा है। चाहे एम्स की बात करें हम गोरखपुर के, चाहे विश्वविद्यालय की बात करें हम गोरखपुर के, चाहे हम काशी में चल रहे आपके विभिन्न योजनाओं की बात करें, हम सब कुछ पूर्वांचल में चल रहा है। और आपकी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी 27 में से 27 लोकसभा सीटें, आजमगढ़ को आपने देखा, आजमगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी की अभी आगमन हुआ, उस पर प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ को इतनी सौगातें दी, एयरपोर्ट, आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कितनी चीजें हैं जो वहां पे बन रही हैं। आज सुगम हुआ, आने जाने का रास्ता सुगम हुआ है। तो इन सब चीजों पे लाभार्थी के जरिए आज हम 27 की 27 सीटों पे बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। चारू मेहरोत्रा जी, कांग्रेस की क्या तैयारी है पूर्वांचल को लेकर? देखिए, बहुत हम लोग आशावान हैं। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो जरूर मेहनत में रंग लाएगा, क्योंकि देखिए किसी भी प्रकार की सुविधा देना एक मूल रूप से हर सरकार का कर्तव्य होता है। अगर आप चुनाव से पहले ये सब तैयारी करते हैं कि आपने बहुत अच्छी रोड दे दी या और जन सुविधाओं को दे दिया, तो ये काम अब क्यों किया चुनाव के आने से पहले? जनता भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि ये कार्य कौन से चुनाव को ध्यान में रख के किए जा रहे हैं और इसका जो है वो क्या मकसद है। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ी देर लग रही है, लेकिन वो समय जल्दी ही आएगा जब हम अपने प्रत्याशियों के नाम तकरीबन डिक्लेयर करेंगे। जैसे आजमगढ़ से जो हमारा गठबंधन है उसका बारे में आपको पता ही है कि एक नाम निश्चित कर दिया गया है। वहाँ की जातिगत समीकरणों को देखते हुए ये बात और है कि पहले हम उसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जब पहले सफल ना हो पाए हो तो अगली बार सफल ना हो। तो ये प्रयास है, राजनीति में कुछ भी समीकरण बदल सकते हैं, कुछ भी समीकरण बदल सकते हैं और बन सकते हैं, इसके बारे में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ मोहम्मद साजिद जी भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद साजिद जी, कैसे अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो क्या कुछ तैयारी है? इंडिया अलायंस है, कांग्रेस के साथ गठबंधन है, और पूर्वांचल को फतेह करने के लिए बीजेपी जहां जी तोड़ मेहनत करे, तो ऐसे में सपा और कांग्रेस की क्या तैयारी है? इंडिया गठबंधन यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने जा रहा है, और अभी पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीट की 65 विधानसभा में चुनाव हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक 28 विधानसभा सीट जीती थी, और भाजपा वहां चुनाव हारी थी, केवल 25 जीती थी, और सुभाषपा 5 जीती थी, और अपना दल 3 जीती थी, और निषाद पार्टी 2 जीती थी, और बसपा के हाथ केवल 1 सीट लगी थी। वही पूरी यूपी में बस 1 सीट थी और निर्दलीय 1 जीते थे। तो समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में विधानसभा चुनाव 2022 में जीत का परचम लहराना शुरू कर दिया है, और ये लोकसभा में भी कायम रहेगा। समाजवादी पार्टी ने जो है वो कई सीटों पर प्रत्याशी भी उतार दिए हैं, जिसमें आजमगढ़ है और चंदौली है, गाजीपुर है, लालगंज है और भदोही है। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी की बदौलत समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन ने जो है 4 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था, और इस बार जो है वो पूर्वांचल की 13 की 13 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। ठीक है, सुन पा रही हैं इस पर? जी 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 जी, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर कृष्णा जी जुड़े हुए हैं। अगर हम समीकरण की बात करें तो देखिए समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा एक कह सकते हैं कि प्रभाव रहा है पूर्वांचल में, और बीजेपी कहीं ना कहीं उस प्रभाव को कम करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। क्या लगता है इस बार बाजी पलटेगी? देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी पिछली विधानसभा चुनाव अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाया है,
और कई सीटों पे जबरदस्त टक्कर दी है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में आकाश जमीन का अंतर होता है। ये लोकसभा का चुनाव है। अब पिछले 2 लोकसभा का देखा जाए, चाहे 19 का देखा जाए, 24 का, उसके पहले का देखा 14 का देखा जाए, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सफाया है। और देखिए पूर्वांचल का एक मूड है, चुनावी मूड होता है पूर्वांचल का। पूर्वांचली हवा जो होती है उसको भापना बहुत जरूरी है। आज जो पूर्वांचल में एक लहर चल रही है मोदी जी का, जिस तरीके से मोदी जी के नाम के साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप कह लीजिए जमीनी स्तर पे चाहे किसी तरीके का काम हो, सरकारी अस्पताल में आप जाइएगा, वहाँ अनेकों तरह के जो प्रोजेक्ट लाए गए, परियोजनाओं को लाया गया, जल से संबंधित लाया गया, और समझिए अमृत जल योजना, जहाँ पानी नहीं पहुंचती तो वहाँ पानी पहुंचाया गया। कई सारे गाँवों में बिजली का जो है संसाधन नहीं था, बिजली पहुंचाया गया। तो विकास की गति को देखते हुए वर्तमान में निश्चित तौर पर सरकार से लोगों का लगाव बढ़ा है। और आज जो स्थिति बन पा रही है, लगता है कि बीजेपी हैट्रिक लगाने को तैयार है। पूर्वांचल में हैट्रिक की उम्मीद देखी जा रही है निश्चित तौर पर। और जो प्रत्याशी बीजेपी द्वारा उतारे गए हैं, इस बार बड़ा सोच समझ के प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो चंद वोटों से विजय हासिल कर पाए थे, तो उनको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने का भी कार्य बीजेपी कर रही है। और जो इस बार पीडीए बना है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, देखिएगा कितना इनका, कुछ लोगों में तो इस तरीके के रोज की बातें आ रही हैं कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित, सिर्फ ये तीनों लेकर पीडीए चलेगा क्या? सवर्णों को जो है बहिष्कार कर दिया गया, जैसे भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, श्रीवास्तव, ये लोग क्या सपा के काम नहीं आएंगे? कई सारी बातें अभी से पूर्वांचल में होने लगी हैं, क्योंकि जब पीडीए आप कहते हो तो निश्चित तौर पर इन तीनों को साधने की बात की जा रही है। तो और लोग जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावना आ रही है कि भाई हमको क्यों नहीं शामिल किया गया पीडीए में, हमको क्यों अलग कर दिया गया? क्योंकि बहुत बड़ा एक संख्या जो है सवर्णों का भी पीडीए या सपा कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये अपमान है, माना जा रहा है कि हमारा, उनके द्वारा हमारा अपमान किया गया। एक बात और विशेष यहाँ जोड़ना चाहेंगे हम कि जो पूर्वांचल के लोग हैं, ज्यादातर अभी देखने को ये मिल रहा है कि जो पूर्व के दिनों की सरकार है उसके कुछ कार्य ऐसे हैं जो सबको पसंद आ रहा है। जैसे मंदिर से संबंधित कार्य जो किया गया, काशी कॉरिडोर का हो गया, रोड से संबंधित हो गया, एक्सप्रेस वे हो गया, अभी देखिए एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी ने किया, तो आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ 10+2 पढ़ने के बाद वहाँ के जो लोग थे उनके ऊपर एक बोझ बन जाता था, बच्चों को पढ़ाने लिखाने दूसरे दूर भेजना पड़ता था, अच्छी खासी उनकी जो है बजट बढ़ जाती थी। लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी खुल गया, मेडिकल कॉलेज वहाँ पे खोला जा रहा है, तो निश्चित तौर पे एक राहत मिली है लोगों को, तो एक लगाव बढ़ रहा है। ठीक है, वापस आएंगे कृष्णा पंडित जी आपके पास। मोहम्मद साजिद जी, ये जो पीडीए का जिक्र किया जा रहा है, तो इसमें क्या और जो लोग हैं वो नाराज नहीं होंगे? ये सवाल जो कृष्णा पंडित जी ने कहा, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सवाल उठाया भी है कि हमारा क्या, अगर हम समाजवादी पार्टी के फेवर में हैं और अगर हमारा जिक्र नहीं किया जाएगा तो क्या सिर्फ जो आप पीडीए के तहत ही आगे काम करेंगे? पीडीए में अगड़े जो है वो भी शामिल है। पीडीए का मतलब अगड़े भी हो, पीडीए का मतलब पुराने दिन आएंगे भी। जो भाजपा ने नए दिनों अच्छे दिन का जो है वो नारा दिया था और जो हिंदुस्तान की जनता को ठग लिया उस नारे के माध्यम से, तो अब जो है समाजवादी का पीडीए का एक मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अति अगड़े, जो अगड़े में जो गरीब है तबका, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अब जो है वो समाजवादी पार्टी का पिछड़े पीडीए के साथ एक नारा ये भी है, पुराने दिन आएंगे। तो मैं एक बात और साफ बता देना चाहता हूं कि देखिए 2014 और 2019 का चुनाव अलग था, और 2014 में जो भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करने आई थी, वो खुद भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। आप देख, ये चुनाव बहुत अलग होगा। देखिए उन्होंने 8 नवंबर 2016 को अचानक नोटबंदी कर दी और 500 और 1000 का नोट बंद करके कहा साहब करप्शन बढ़ता है, ये नोट जो है वो बड़े नोट है। उसके बाद 2000 का नोट ले आए, क्या उससे करप्शन कम हुआ? हिंदुस्तान में करप्शन की स्थिति में इंडिया जो है वो भ्रष्टाचार में 93वें स्थान पर आ गया है दुनिया में। आप भ्रष्टाचार के मामले में इतनी 2022 के बाद सीडब्ल्यूसी की इन्होंने शिकायत देनी बंद कर दी है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग में लगभग 2022 तक 1,15,203 शिकायतें आई थी, जिनमें से तमाम का समाधान नहीं हुआ है, और सबसे अधिक शिकायतें होम मिनिस्ट्री के कर्मचारियों से जुड़ी हुई थी। आप देखिए नोटबंदी लाइनों में लग कर तमाम लोगों ने की मौत हो गई, तो वही ईएमआई समेत तमाम चीजें जो है वो बैंकों की नहीं दे पाए और आत्महत्याएं करनी।
तो नोटबंदी जो थी एक बहुत बड़ा स्कैम है, और अगर इसकी सही ठीक से है। जांच होगी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की हो रही है, तो इसमें जो है वो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और उसके बाद इन्होंने फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या राफेल का मामला हो, तमाम मुद्दों पे जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे वो ठीक है। खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मोहम्मद साजिद जी, और देखिए आपने बताया कि क्या कुछ मुद्दे बिल्कुल हैं। साफ हो गया है इलेक्टोरल बॉन्ड से कि भाजपा किस तरीके से वसूली में लगी हुई है। छापे पड़वाती है, पहले अपनी जांच एजेंसियां भेजती है और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो है वो उनसे पैसा लिया जाता है। चलिए ठीक है, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं 2024 का महासमर, और मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल की कि इस बार कैसे पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो वहीं पिछली बार अगर हम समाजवादी की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी का एक अच्छा रिकॉर्ड पूर्वांचल में रहा है। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनदीप सिंह जी का रुख करना चाहूंगी मैं। मनदीप सिंह जी, क्या राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा पूर्वांचल में हो सकता है? राम मंदिर पूर्वांचल में मुद्दा नहीं, राम मंदिर पूरे देश में आस्था का विषय है। मैं अभी बात करना चाहूंगा, मेरे काबिल मित्र अभी समाजवादी पार्टी का साजिद भाई बता रहे थे, पीडीए का मतलब पुराने दिन आएंगे। अच्छा हुआ उन्होंने ये हम लोगों को बता दिया कि पुराने दिन आएंगे। जनता को भी पता लगना चाहिए कि पुराने दिन आएंगे। किस तरीके के पुराने के दिनों में अराजकता होती थी, कैसे सड़कों पर निकलना दूल्हा था। आएंगे कि सिलेंडर 300 रुपए का मिलेगा, 2047 में भारत को ले जाने की बात कर रहे हैं, जब हम विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तब ये मेरे मित्र बता रहे हैं कि पुराने दिन आएंगे। कैसे इनके लोग राम मंदिर के नाम पे आज जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखाई दे रहा है कि कैसे इन्होंने अपने भोले भाले का सेवकों पे गोली चलवाई थी। किस तरीके से इन्होंने जो राम मंदिर का इन्विटेशन मिला था, किस तरीके से उसको ठुकराने का काम किया था, ये दिखा रहे हैं। काशी कॉरिडोर में किस तरीके से इन्होंने विरोध किया, ये सब कुछ दिखा रहे हैं। पुराने दिनों में क्या आपने किया, आपके पास एक एक करके बोलिए प्लीज। मोहम्मद साजिद जी, मोहम्मद साजिद जी, रुकिए जरा, आपका टर्न ओवर हो चुका है, प्लीज। मनदीप सिंह जी, मनदीप सिंह जी। आज भारत की जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश मोहम्मद साजिद जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिए। मनदीप सिंह जी, उसी से उब के, उसी पुराने दिनों से उब के ही माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को आशीर्वाद दिया था। और आज आप बता रहे हो पुराने दिन आएंगे, जनता को नहीं चाहिए। आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, माननीय मोदी जी 2047 में भारत की 30 के लिए ले जाने की बात करते हैं। आज जब अगले 2 वर्षों के अंदर भारत को तीसरी सबसे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तब आप बताते हो कि आप पुराने दिन आएंगे। आप क्या बात कर रहे हो? घोटालों की सरकार चाहिए देश को, घपलों की सरकार चाहिए, अराजकता की सरकार चाहिए। जब महिलाओं का सड़क पे निकलना मुश्किल था, आप किस चीज की बात करें? कौन से पुराने दिन करना चाहते हो? आप बताइए कि आपकी सरकार में कौन से पुराने दिनों की बात कर रहे हो? आज जब से भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार आई हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार आई हो, क्या कभी भारत बंद का किसी ने आंदोलन किया? क्या किसी ठीक है। मनदीप सिंह जी रुकिएगा जरा। मोहम्मद साजिद जी आप भी रुकिए। चारू मेहरोत्रा जी का रुख कर लेते हैं। चारू जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए मोदी जी पूर्वांचल को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं, और मोदी चेहरा विधानसभा चुनाव में भी जाहिर है कि नजर आता है, तो लोकसभा चुनाव में नजर आएगा ही आएगा। और हमेशा हम जानते हैं कि विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, और उसकी राजनीति भी अलग तरीके से होती है। अब अगर मोदी जी मैदान में है, साफ तौर पर पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश नजर आ रही है, एक राम मुद्दा जो है उनको बीजेपी को लगता है कि एक बड़ा फैक्टर जो है वो काम करेगा। जहां तक आप गंभीरता की बात कर रही हैं, अगर पूर्वांचल का मुद्दा इतना सेंसिटिव नहीं होता तो शायद बीजेपी और दूसरी पार्टियां इतनी ज्यादा सक्रिय नहीं होती और वो ज्यादा उस पर कंसंट्रेट नहीं करती। अब रहा राम मुद्दे की बात, राम मंदिर के मुद्दे की बात, मैं ये कहना चाहूंगी कि राम सभी के हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के माध्यम से ऐसा लगता है कि जैसे एक पर्टिकुलर पार्टी ने ही उनको गोद ले लिया है और केवल उन्होंने ही इस बात की जिम्मेदारी ले ली है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वही लेंगे, और बाकी देश के राम जो है वो बाकी देश के नहीं है। जिसका जितना ज्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको एडवर्टाइज किया जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि राम
जो मंदिर है वो पहले तो बनवाने का मुद्दा था, जिसको लेकर बीजेपी आई। मैं और अब भी बन गया है, आपने तो राम उसको प्रचारित के और अस्तित्व, प्रसारित प्रभु श्री करने राम में के कोई अस्तित्व भी को नकारने की कसर बात वो नहीं कीजिए। छोड़ आज रहे आप हैं। कह रही हो राम आप सबके हैं। बसें, ट्रकें भर भर के लोगों को जो है वो ट्रकें वहां भर भेजा भर जा के रहा है आपने तो जबरदस्ती आप दर्शन आप करने के बताइए ना लिए। कि ये आपकी हमारी पार्टी ने तो आस्था है। बैन हल्फिड हम जब चाहेंगे आप दर्शन एफिडेविट करेंगे। दाखिल किया था हमारे सुप्रीम भगवान कोर्ट के है, अंदर कि हम राम जब सेतु चाहेंगे वहां जैसी जाएंगे। कोई चीज नहीं है। ना कि भगवान श्री आपको प्रभु श्री चुनावी राम का कोई अस्तित्व मौसम नहीं में है। प्रभु जबरदस्ती श्री राम लोगों का को जन्म गाड़ियों में अयोध्या भर से भर नहीं के हुआ। ये तो वहां कांग्रेस ने भेजने के लिए, एफिडेविट दाखिल वहां किया था विजिट समाज करने के लिए आप किसी सुप्रीम को कोर्ट में। आप कंपेल इसको करें। खारिज ये कीजिए अगर कि आप इस नहीं, बात का मुद्दा कांग्रेस ने बना ऐसा रहे नहीं हैं किया तो था। मैं उसके सहमत बाद नहीं हूँ, प्रभु श्री राम की क्योंकि बात कीजिए भगवान कि और वो प्रभु हमारी श्री राम आस्था सबके हैं। हमारी अगर प्रभु पर्सनल है, राम श्री इसको सबके हैं तो पॉलिटिसाइज क्यों ना नहीं आप करें। लोग वहां दर्शन इट इज करने के गुड। लिए आए? और और चलिए दूसरी आप कहते बात, हो कि किसी जनता भी पार्टी ने देख उसका रही है मुद्दा बनाया और था, हम भी तो देख उस रहे हैं। मुद्दे के बाद हम भी लोग तो भी इतना जनता समय का बीत ही गया। एक हिस्सा है क्या कि आपकी पार्टी का जनप्रतिनिधि कोई हैं। नेता वहां तो अगर पे हमें गया लगता दर्शन है करने के कि लिए? ये चीज सही चल रही है तो हम उसको फॉलो करेंगे। और एक बात सुन लीजिए, आप, आपकी बात जब होती है तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, तो दूसरा जब कह रहा होता है तो आप भी सब्र से और ध्यान से सुनिए। उसको बीच में इंटरप्ट करके शोर मचाने से ये मुद्दे ना तो दबेंगे और ना ढकेंगे। जनता भी होशियार है, आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूं। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है इन चीजों का, और किस तरीके से जो लोग हैं एक पर्टिकुलर वर्ग के, उनको कैसे मोबिलाइज किया जा रहा है इसके लिए। अगर हमारे मुद्दों की बात होती तो स्वस्थ मुद्दों को लेकर आइए। और चुनाव जब शुरू होने वाले होते हैं तभी सड़कें उखड़ने लगती हैं, पुल बनने लगते हैं, विकास कार्य में गति आ जाती है। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे विकास कार्य ठंडे पड़ जाएंगे, जो गड्ढे जहां हैं वहीं बने रहेंगे। अभी विधानसभा का आएगा फिर कार्य में गति आ जाएगी। सब लोग देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। एक दूसरे को दोष देने से पुराने खराब थे हम ही अच्छे हैं, ये नहीं है। ये ठीक है, राजनीति में हम आपको प्रमोट करें, इट्स गुड। आप करिए अपने आप को प्रमोट, खूब उसको एडवर्टाइज करिए। और एक मेरी ये भी है, जितना आप एक पर्टिकुलर पार्टी को प्रमोट करते हैं तो दूसरे पार्टीज को भी थोड़ा सा इतना स्पेस दीजिए कि लोग वो भी जान सके कि वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति, एक ही बात, एक ही पार्टी बार बार सभी जगह आप जो भी चैनल खोलिए एक ही बात को प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए दूसरों को भी, डेमोक्रेसी में सभी को अधिकार मिलना चाहिए अपनी अपनी बात को कहने का और अपनी अपनी बात को रखने का। ठीक है, कृष्णा पंडित जी कैसे देख रहे हैं? देखिए, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। मोदी जी भी लगातार पूर्वांचल को लेकर अब कमर कस ली है उन्होंने भी, उनकी भी चुनावी रैलियां होंगी। और अगर हम बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि पूर्वांचल में माना जाता है बहुत सारी पिछड़ी चीजें हैं, अभी बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा वहां पे लोग एक्टिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां पर विकास की बहुत जरूरत है। देखिए, एक बात तो सच है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल को देखा जाए तो कहीं नहीं उसकी तुलना में ये अभी पिछड़े में आता है, पिछड़ा हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ले लेते हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री का 5 साल में अपने कंस्टिट्यूंसी में 45 बार आना, आगमन बहुत बड़ा संदेश है। आप ये सोच लीजिए कि जहां 1-2 बार भी लोग नहीं आते थे 5 बार में, वहां देश का प्रधानमंत्री पूर्वांचल का गढ़, जिसको बनारस कहा जाता है, वाराणसी कहा जाता है, वहां पे 45 बार लगभग आना, ये बहुत बड़ा संदेश है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों का जो एक इस समय चल रहा है कि हम विपक्ष में हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा मजबूत हो पाला मजबूत करने की बात है। लेकिन जो राम मुद्दा बात पर है, राम की बात अगर देखेंगे आप, तो पूर्वांचल में आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। चाहे वाराणसी ले लीजिए, चाहे गोरखपुर ले लीजिए, यहाँ मतलब जो इससे जुड़ा हुआ शहर है, आस्था के प्रति लोगों का बहुत बड़ा एक सम्मान है। आज राम का मंदिर बना है तो कौन लाया है? तो निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार की दृष्टि से ही, या भाजपा की सरकार के कार्यकाल में ही ये इस भव्य रूप में आ पाए हैं। इसके पहले इनकी क्या दशा थी? तिरपाल में रखे गए थे, किनकी वजह से तिरपाल में थे? कौन वो लोग जिम्मेदार थे जिनको तिरपाल में रखा गया? उनको 1% भी दया नहीं किया। हमारे प्रभु आराध्य श्री राम को तिरपाल में रखा गया, क्या कभी उन्होंने संकुचित सोचा इस बारे में? जो आज ज्ञान विज्ञान की बातें कर रहे हैं, जिस पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उस दिन उनकी ज्ञान कहाँ चली गई थी? उस दिन उनका प्रेम कहाँ चला गया था? उस दिन उनकी चेष्टा कहाँ मर गई थी? इन बातों का निश्चित तौर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये सोच रहे हैं कि हम 2 लाइन बोल करके और लोगों को ये जता दें कि पूर्वांचल में हमारे लोग बहुत सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। आप देख लीजिए, कांग्रेस में तो भगदड़ मची है। यहाँ का पूर्व का सांसद कल 100 पदाधिकारियों के साथ भाजपा ज्वाइन कर लिया, दूसरा की नहीं। इसके बाद यहाँ एक एक कार्यकर्ता भाग रहे हैं, प्रतिदिन भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है?
आप अपने लोगों को नहीं रोक पा रहे हो। चलिए, अपने लोगों को संगठित पूर्वांचल कर पा में रहे हो। कौन से मुद्दे संगठन को हावी इस होते हैं बारे- और राम मुद्दा कितना असरदार होता है, ये तो कृष्णा जी देखना होगा। फिलहाल वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे 2024 के महासवर में कि पूर्वांचल बहुत जरूरी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो 45 बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं, साथ ही साथ पूर्वांचल को साधने की लगातार कोशिश अन्य राजनीतिक दलों द्वारा भी की जाती है। हालांकि पूर्वांचल के मन को कौन भाएगा, ये तो देखना होगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए K News। नमस्कार।